पेज नंबर 294। उधर बाहर किसी बंदे को खड़ा कर दो ना। The first year's financial statements of Titanium Limited for the year ended 31 December 2022 are under preparation. The following matters have been identified which may have implications of deferred tax. चलें जी, पेज नंबर 2 खोल लें, पेज नंबर 3 खोल लें। बेशक सवाल तो एक्सप्लेनेशन क्या है। डिस्कस हाउ द डेफर्ड टैक्स रिलेटेड टू अबव शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डेफर्ड टैक्स को कैसे डील करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। TL acquired an investment for 85 million. इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। जैसे आप लोगों ने टैक्स की क्लास में कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो शेयर्स खरीद लिए हैं। अच्छा, ये वैसे हमने IFRS 9 में पढ़ना है, लेकिन कोई मसला नहीं है, एडजस्टमेंट आसान सी है, हो जाएगी। TL acquired an investment for 85 million, which was subsequently measured at fair value through P&L। यानी इसकी फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करो और गेन किस में ले जाओ, P&L में। फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करो इसकी और गेन किस, फेयर वैल्यू पे गेन तो आएगा, किस में ले जाओ, गेन। और TLL ने रिकॉर्ड भी कर लिया गेन फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू, कितना, 20 मिलियन जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह, बिल्कुल 100% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह। इन्वेस्टमेंट कितने की 85। गेन कितना रिकॉर्ड किया, 100% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह, 105। अंडर टैक्स लॉस गेन इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ। तो टैक्स वाले एसेट को किस पे पड़ा रहने देंगे, 85 पे या 105 पे। तो IFRS के मुताबिक तो अकाउंट बन गया, लेकिन टैक्स वालों के मुताबिक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एडजस्टमेंट खत्म हुई। इन्वेस्टमेंट बता दें, इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है और टैक्स बेस कितनी है, 105 और टैक्स बेस 85। ये वर्किंग टू समझ लें, जो मर्जी समझ लें इसको। चलें जी, अब थ्योरी का जवाब लिख लेते हैं, पहले ये नोट कर लें। अकाउंटिंग वालों ने किस पे रखा हुआ है, फेयर वैल्यू पे। और गेन कहाँ लेके जा रहे हैं, और टैक्स वालों ने किस पे रखा हुआ है, कॉस्ट पे। डिफरेंस 20। If the carrying amount of asset is greater than, then it is called as taxable। असल में अकाउंटिंग वाले 20 इस साल इनकम में ले गए, टैक्स वाले फिर कभी ले जाएंगे, तो फिर टैक्सेबल इन फ्यूचर लगेगा ना। सोच लें जरा, अकाउंटिंग वाले 20 साल इस साल इनकम में ले गए, टैक्स वाले फिर कभी ले जाएंगे, तो टैक्सेबल इन फ्यूचर। और डेफर्ड टैक्स 7। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चलें जी, नोट करना शुरू करें। आप पहले सफ़े पे आ जाएं। एक्सप्लेन का सवाल था, लिखें। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी ₹105 million। Carrying amount of investment will be ₹105 million. However,
tax base will be rupees 85 million only. However, tax base will be rupees 85 million only. Therefore, नहीं बस as carrying amount of asset exceeds its tax base, as carrying amount of asset exceeds its tax base, so there will be a taxable temporary difference. So there will be a taxable temporary difference, which will result in there will be a taxable temporary difference, which will result in creation of deferred tax asset, which will result in creation of deferred tax liability as on 31 दिसंबर 22. ओके अच्छा मोहतरम, अगली चीज ये बताएं, ये तो आसान सा था ना. द कैरिंग अमाउंट इज 105. हाउएवर टैक्स बेसिस which will result in taxable temporary difference of 20, which will create a deferred tax liability of 7. बस यही उसने पूछा था. उसने कहा था डिस्कस द डेफर्ड टैक्स रिलेटेड टू ईच एडजस्टमेंट, हाउ इट शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लेकिन एक बड़ी भयानक चीज़ है इस एडजस्टमेंट में, क्योंकि वो आपके लिए नई है. वो भयानक चीज़ ये है कि ये डेफर्ड टैक्स के असरात सिर्फ आपने बैलेंस शीट के एतबार से नहीं बताने, डेफर्ड टैक्स के असरात P&L के एतबार से भी बताने हैं. तो इसका नहीं, करंट टैक्स तो नहीं पूछा उसने, पूछा ही डेफर्ड है. तो इसका हल ये है कि एक हमें अजीब सा काम करना पड़ेगा, हर एडजस्टमेंट का अलग से टी अकाउंट बना लें. क्योंकि अगर ओवरऑल टी अकाउंट बना लिया तो ईच एडजस्टमेंट P&L में कैसे जाती है वो पता नहीं चलेगी. अभी तो हम क्या करते थे, हम एंड पे एक ही दफा डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बनाते थे और बताते थे P&L में DT इतना ले जाओ. आज सुबह भी क्लास में किया था, P&L में DT ले गए थे. अब P&L में कितना DTE जाना है, खुशी जानी है, गम जाना है, उसके लिए इस सवाल को सामने रखते हुए हमारा तो यही मशवरा होगा कि सारे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का टोटल करके और इन टैक्स का टोटल करके टी अकाउंट में लेके जाएंगे तो फिर ईच का नहीं बता सकेंगे. तो एक बड़ा अजीब सा काम इस सवाल में करना पड़ेगा कि काम तो बहुत जल्दी हो जाया करेगा, 1 मिनट में हो जाया करेगा. एक बड़ा अजीब सा काम इस सवाल में करना पड़ेगा कि हमें चाहे ये अकाउंट बना लें चाहे जुबानी सोच लें, जुबानी भी जहन में सोच सकते हैं कि ये खर्चा है, खुशी नहीं है, ये खर्चा है. तो लिख लें. P&L के असरात मालूम करने के लिए बेहतर है हर एडजस्टमेंट का डेफर्ड टैक्स अकाउंट बना लें. हर एडजस्टमेंट का. बैलेंस शीट तो बनानी आसान है, बैलेंस शीट में तो पहले ही हर एडजस्टमेंट को अलग अलग लेके चलते हैं. तो लिखें P&L के असरात मालूम करने के लिए बेहतर है हर एडजस्टमेंट का अलग डेफर्ड टैक्स अकाउंट बना लें. ठीक है जी, ओवर. चलें अब इसको लिखिए P&L में असरात वर्किंग 3 के बाद वापस आ जाए मेन पेज के ऊपर. इन P&L देयर विल बी in P&L
deferred tax expense there will be छोड़े. In P&L, deferred tax expense of 7 million will be recorded. P&L में expense जाएगी या income जाएगी? Expense. In P&L, deferred tax expense of 7 million will be recorded. अच्छा जी, हाइब्रिड में एक स्टूडेंट लेट है और इधर फिजिकल में एक स्टूडेंट लेट है, तो अब अगली एडजस्टमेंट्स का इस वन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो अगली एडजस्टमेंट्स आप लोग अभी फ्रेश माइंड के साथ करें, फिर ये वाला ज़रा ऑनलाइन ले लीजिएगा. तो हमने ये IFRS 9 पढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन खींचतान के अल्लाह का शुक्र है ये हो गया. अभी पॉइंट 2 मैं बाद में कराऊंगा. पॉइंट 3 बेशक आप लोग जगह ना छोड़ें, उसमें क्या मसला, हम कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं. डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन इनकर्ड इन 2022. डेवलपमेंट कॉस्ट जी बताएं भाई, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 1 मिनट में बता दें. हैज बीन एक्सपेंस्ड आउट. अच्छा, किसी ने IAS 38 पढ़ा हुआ है? जितना आपको पढ़ाया था उसमें बता दें ये कौन सी वाली डेवलपमेंट होगी. डेवलपमेंट हैज बीन एक्सपेंस्ड आउट. बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही होगी. बुरी वाली डेवलपमेंट को अकाउंटिंग वाले कहाँ डालते हैं? एक्सपेंस में. तो कैरिंग अमाउंट लिख लें 0. अच्छा, टैक्स वाले बैलेंस शीट में तो नहीं जाती वो ना, जाहिर बात है, एक्सपेंस्ड आउट मींस P&L में गई हुई है, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं आप इसको 10 साल में कर दो, तो 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 18. आगे तो आप खुद ही नहीं, बल्कि जो लेट आए हैं उनको भी तो बताना है. हाइब्रिड में अभी भी आए हैं कोई? अच्छा चलें इधर देखें फिर ज़रा लेट आने पे. पहले ज़रा इधर देखें जो हाइब्रिड में लेट है. एक सवाल हम कर रहे हैं. अच्छा सारे ज़रा रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ लें हमारे साथ. डेफर्ड टैक्स ईच एडजस्टमेंट का आप बताएं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे जाना है. ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है. इधर देखें हाइब्रिड में पॉइंट 3 करते हैं जी. पॉइंट 3 डेवलपमेंट कॉस्ट है 20 मिलियन की, जो हमारे साल में एक्सपेंस में चलेगी. सिर्फ डेफर्ड टैक्स बताना है इसका कितना है, तो इसलिए कैरिंग अमाउंट इसकी 0 ले ली हमने. लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि इसको 10 सालों में खर्चे में डालो, तो ठीक है, ये 20 हो गया और 20. अच्छा इसको मैं वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं कहूंगा, सॉर्ट ऑफ ये वैल्यू एडजस्टमेंट ही है. एकदम एडवर्टाइजमेंट को हमने एक्सपेंस में डाल दिया, वो ऐसे ऐसा डाल रहे हैं, लेकिन वैल्यू एडजस्टमेंट इसलिए नहीं कहूंगा कि इसके लिए पूरा स्टैंडर्ड है IAS 38. IAS 38 में अकाउंटिंग वाले भी डेवलपमेंट को एसेट बनाते हैं, तो वैल्यू एडजस्टमेंट शायद हम उनको कह रहे थे जिनको अकाउंटिंग वाले हमेशा ही एक्सपेंस में डालते हैं. डेवलपमेंट को अकाउंटिंग वाले भी कभी कभी एसेट बनाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग वालों ने एक्सपेंस में डाल दिया. टैक्स वाले कह रहे हैं 10 सालों में एक्सपेंस में ले जाओ, तो कॉस्ट माइनस 1 साल की अमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू 18. चलें जी, डिफरेंस 18. अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 0, क्योंकि उन्होंने पूरा खर्चे में डाल दिया. लेकिन टैक्स वाले फ्यूचर में कितना अमोर्टाइज करेंगे? 18. तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ऐड करके टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस होगी, सो रूल नंबर 2 लगेगा. सो इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जिसके ऊपर टैक्स आएगा 35%. 6.3. चलें जी, अब पहले सफे पे आ जाएं, लिखें. Carrying amount of development is 0. However, tax base will be 80. आगे कोई लॉजिक नहीं देनी है आप लोगों ने. इन फ्यूचर अकाउंटिंग विल उल्टा 0 एंड टैक्स अथॉरिटीज विल डिडक्ट 18, इस तरह नहीं, बस सिंपल रूल लिखना है. तो थ्योरी का सवाल है, सिंपल रूल, वो लॉजिक तो माइंड में सोचनी होती है बस. तो लिखें एज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन
as carrying amount of asset is less than tax base of asset. So there will be a deductible temporary difference. So there will be a deductible temporary difference. Which will result in creation of deferred tax asset as on 31 दिसंबर 22। जी जो लेट आए हैं वो देख लें। The carrying amount of asset is 0, however tax base is 18, which will result in deductible temporary difference of 18, which will create a deferred tax asset as on। लेकिन उसने सिर्फ as on नहीं पूछा, उसने पूछा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है डेफर्ड टैक्स का। इसलिए जो लेट आए हैं मैंने बताया कि छोटा छोटा करके ना हर एडजस्टमेंट का अलग अलग डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बना लें, ताकि ईच एडजस्टमेंट अलग अलग डिस्कस हो जाए, हाउ द डेफर्ड टैक्स एसेट रिलेटेड टू ईच एडजस्टमेंट। तो छोटा सा अकाउंट बना लें, लेकिन इसका बनेगा डेफर्ड टैक्स एसेट का। वर्किंग नंबर 4 जी, कैरी डाउन। मेरे ख्याल से ना ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी। ओ हाँ, आप लोगों ने अगर वर्किंग का रेफरेंस देने तो फिर ये ठीक है, और अगर आप लोग पेपर में ये वर्किंग नहीं कर रहे तो इसका एक नंबर भी नहीं है। ये जबानी भी सोच सकते हैं सारा आप लोग, ये इस एडजस्टमेंट तो सोच ही सकते थे, तो बहुत ही आसान थी, तो आप जबानी भी सोच सकते हैं। लेकिन उसमें फिर जब आप जबानी सोचेंगे तो फिर पेपर में ये दिखा के आइएगा जब टैक्स बेस निकाल रहे हो, ये वर्किंग छोटी सी दिखाइएगा, इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं करना। लेकिन ये सारा अवॉइडेबल है, ये अगर आप वर्किंग ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट बताएं कितना है? 6 पॉइंट कैरी डाउन ही है ना, क्योंकि हमारा साल है, कैरी डाउन ही है ना, ब्रॉड डाउन तो 0 है। और अब ये खुशी वाली साइड पे आ गया, तो लिखें इन प्रॉफिट एंड लॉस अब जरा रुक के राय दे दें, क्योंकि ये फिक्रा क्लास में पहली दफा बोले जाने लगे। इन प्रॉफिट एंड लॉस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस विल बी रिवर्स्ड? नहीं, इसको ना इनकम लिख लें। इन प्रॉफिट एंड लॉस डेफर्ड टैक्स इनकम ऑफ 6.3 विल बी रिकॉर्डेड, इस तरह लिख लें, इनकम ऑफ 6.3। नाम एक्सपेंस ही रखें इसका इधर टी अकाउंट में बैलेंसिंग, लेकिन इनकम लफ्ज जरा ज्यादा बेहतर है। इन प्रॉफिट एंड लॉस डेफर्ड टैक्स इनकम ऑफ रुपीज 6.3 will be recorded। ये छोटा छोटा सा P&L का स्यापा है इस सवाल में। अगला तो जी बहुत ही आसान है, बताएं। बताएं कैरिंग अमाउंट। TL received government grant of 12 million related to equipment. The grant is recorded as income over as per accounting rules ना, आगे तो अंडर आगे ना पढ़े जी। गवर्नमेंट ग्रांट, इसकी नेचर क्या होती है? लाइबिलिटी नेचर होती है भाई, ये बैलेंस शीट में इनकम्स तो नहीं जाती हैं, ऐसा तो ना करो। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इसका नाम रखते थे बैलेंस शीट में, या क्या नाम रखते थे? जब बैलेंस शीट में लेके जाते थे FR1 की क्लास में तो इसका क्या नाम रखते थे? बट डेफर्ड नहीं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं। FR1 की क्लास में जब गवर्नमेंट ग्रांट थोड़ी सी इनकम में ले जाते थे, जो बाकी बचती थी उसको बैलेंस शीट में किस नाम से लेके जाते थे? डेफर्ड ग्रांट इनकम। ठीक है, जो आप लोगों को नाम टीचर ने सिखाया हुआ है, डेफर्ड ग्रांट इनकम। अब बता दें नेचर। आप लोगों ने लाइबिलिटी पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने नाम बता दिया इस लाइबिलिटी का। लड़ाई किस बात की है? जिंदगी को आसान रखें, लाइबिलिटी है ये।
भाई जो एक्सपेंस आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में जाता है उसको एसेट कहते हैं, डेप्रिसिएशन आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में जाती है ना, तो इसलिए प्लांट को एसेट कहते हैं। और जो इनकम आहिस्ता आहिस्ता इनकम में जाती है, ये लाइबिलिटी होती क्यों है, ये देखें, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 12 मिलियन से। द ग्रांट इज, ये आईएफआरएस की एंट्रीज बता रहा हूं, पता नहीं ये भी आप लोगों को नहीं आती। द ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन इनकम ओवर 3 years। डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट या P&L, आप लड़ने लग जाएंगे ग्रांट इनकम लिखना है या P&L क्रेडिट। अब कैरिंग अमाउंट बताएं 8। तो एंट्रीज तो करने की जरूरत नहीं है। डेफर्ड ग्रांट मिली कितनी 12, कैलकुलेटर के बगैर बताएं 3 सालों में अगर लेके जाना इनकम में तो 1 साल में 4, तो कैरिंग अमाउंट 8। टैक्स वाले कहते हैं ये एग्जेम्प्ट है। जब भी कोई चीज एग्जेम्प्ट हो जाए तो उसकी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस जबरदस्ती क्या लेनी है, बराबर, क्योंकि कोई अब डिफरेंस टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है ना, ये कौन सा डिफरेंस है, अगले साल कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 4 रुपए हो जाएगी, क्योंकि हम डिफरेंस नहीं लाना चाहते और कोई मकसद नहीं है। ये इसको रट्टा प्रोग्राम समझ लें, जो मर्जी समझ लें। जब डिडक्शन नॉट अलाउड हो जाती है या इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है तो हम मजबूर हो जाते हैं डिफरेंस के कॉलम में कितना लाना चाहते हैं, क्योंकि देयर इज नो टेम्परेरी डिफरेंस, इट इज अ परमानेंट डिफरेंस। तो जब भी डिडक्शन नॉट अलाउड होगी, एग्जेम्प्ट इनकम होगी, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस क्या हो जाएगी, बराबर। टैक्स चलें जी, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि लिख लें बस, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स कैरिंग अमाउंट इज, भाई उसे कहो हमें भी बोलना आता है, जिस चुप करा दो भैया पे जाके। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स कैरिंग अमाउंट इज 8 मिलियन, ब्रैकेट में लिखें 12 - 4, एंड इट्स टैक्स बेस विल आल्सो बी 8, कोई लॉजिक शॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, एंड इट्स टैक्स बेस विल आल्सो बी 8। ये रूल है, जब भी एग्जेम्प्ट इनकम आ जाए उसकी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट बराबर होगी। सो there will be no temporary difference and no deferred tax. There will be no temporary difference and no deferred tax. आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इन P&L एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों में कोई डेफर्ड टैक्स नजर नहीं आएगा, बस इतना काफी है, बस इसका डेफर्ड टैक्स कोई नहीं है। सवाल के नंबर ऐसे ही उसने ज्यादा डाले हुए हैं क्योंकि पहली दफा थ्योरी का सवाल आया था, और कोई वजह नहीं सवाल के नंबर ज्यादा डालने की। PL incurred a tax loss of 260 for year ended 31 दिसंबर 22। हमारे साल करंट टैक्स की वर्किंग में PBT था और उसे चलते चलते टैक्सेबल प्रॉफिट की जगह क्या आ गया, लॉस। इस पे ना तसल्ली से क्लास में बात होनी है, लेकिन इस लॉस का नाम यूज्ड रखूं या अभी ये अनयूज्ड है, अनयूज्ड है। 260 पर इस साल अनयूज्ड लॉस का लफ्ज लिख के क्या बना लें, एसेट बना लें, एसेट बना लें।
अगर फ्यूचर में प्रॉफिट आने की उम्मीद है। ये बात एक दो दफा हुई है लेकिन पार्ट बी में हुई है, लेकिन बात आसान सी है, जरा सुन लें क्या है। लॉस आता है ना, लॉस, तो लॉस के अगेंस्ट खुशी आनी है फ्यूचर में, इसलिए खुशी आनी है फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में हमने कभी 270 कमा लिया तो टैक्स सिर्फ 10 पे दे के आ रहे होंगे, 270 पे नहीं दे के आ रहे होंगे, इतनी बड़ी खुशी आनी है। अगर फ्यूचर में हमने कभी 300 कमा लिया किसी साल तो टैक्स 260 पे नहीं दे के आ रहे होंगे, सिर्फ 40 पे दे के आ रहे होंगे। मजे हैं ये तो। अगले साल मिसाल के तौर पे 2023 में मैं 300 कमाऊं और मैं 300 कमाने के बाद घर वालों आके बताऊं कि मैंने 300 कमाया, घर वाले कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आप उनको याद कराओ पिछले साल मुझे लॉस भी आया था, तो जाहिर बात है किसी साल लॉस अगर हमारा पड़ा हुआ है तो फ्यूचर में इस पे खुशी भी आनी है। तो इसलिए हमारे साल की करंट टैक्स की वर्किंग से फिगर आएगी अनयूज्ड लॉस, अनयूज्ड टैक्स लॉस, वेल डन, अनयूज्ड टैक्स लॉस। Under the tax laws, all unused losses are adjustable from future profit within next 6 years. अगले 6 सालों तक ये माइनस हो सकता है। ये पता नहीं इसने तो 6 साल रूल को लिखा है, हो सकता है रूल हो सकता है किसी मुल्क में 5 साल रूल हो सकता है किसी मुल्क में 3 साल रूल हो। वैसे पाकिस्तान के लॉ में 6 साल रूल है। ये पाकिस्तान के लॉ में जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा था उनको शायद पता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये उसने बता दिया इस सवाल में कि लॉस अगले 6 साल तक प्रॉफिट आ जाए तो माइनस होगा, और अगर अगले 6 साल तक प्रॉफिट नहीं आया तो फिर लॉस क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अगर अगले 6 सालों में 100 मिलियन भी आ गया तो 100 मिलियन माइनस हो जाएगा, बाकी 160 मिलियन डेड हो जाएगा। तो कहते हैं अगले 6 साल तक अगर प्रॉफिट आ गया तो ये है। अब बताएं फ्यूचर में प्रॉफिट आने या नहीं आना, हम क्या उम्मीद लगाएं? अच्छी उम्मीद लगाएं या बुरी उम्मीद लगाएं? सही सही बताइएगा। अगर न्यूमेरिकल होता सिर्फ तो अच्छी उम्मीद लगाते, अगर थ्योरी का सवाल है तो दोनों साइडें डिस्कस करेंगे। अगर न्यूमेरिकल है तो अच्छी उम्मीद लगा लें, आप कहते हैं फ्यूचर में इंशाल्लाह प्रॉफिट आएंगे, मैं लॉसेस को इंशाल्लाह यूज भी करूंगा, अनयूज को यूज करूंगा। लेकिन थ्योरी का सवाल है तो इस तरह लिखाते हैं, इफ फ्यूचर प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड देन आई विल क्रिएट अ डेफर्ड टैक्स एसेट, हाउएवर इफ फ्यूचर प्रॉफिट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर्स, फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नहीं है तो मुझे सिर्फ उस हद तक बनाना चाहिए डेफर्ड टैक्स एसेट जिस हद तक प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। वो प्रॉफिट्स पता नहीं कितने अवेलेबल हैं, बस इस तरह की गोल सी लाइन लिखाएंगे, पता नहीं जितने प्रॉफिट अवेलेबल हैं। ठीक है, जरा लिखें आज इसको। फिलहाल अनयूज्ड लॉस बनवा दें, अच्छी उम्मीद से बनवा दें, अच्छी उम्मीद करके जरा बनवा दें, अच्छी उम्मीद 260 इंटू, इसको डायरेक्ट लेके जाते हैं टैक्स वाली साइड पे 91, और अच्छी उम्मीद की बेस पे एक टी काउंट भी बनवा दें। अगर आपको ये बात पता चल गई है जो मैं सुबह से बता रहा हूं, अच्छी उम्मीद की बेस पे एक टी काउंट भी बनवा दें, कैरी डाउन, और खुशी 91। चलें ये वर्किंग कर लें फिर लिखना शुरू करें। If sufficient profits are expected in next 6 years, अभी लिख लें फिर बाद में ये टी काउंट बना लीजिएगा। If sufficient profits are expected in next 6 years, then ए वाला ई वाला जिंदगी गुजर जानी है, ये नहीं पता चलना। Then a deferred tax asset of 91 million, ब्रैकेट में बता दें 91 कैसे है, देन अ deferred tax asset of 91 million will be recognized as on 31/12/22। साथ ही फर्क कर दें, एंड P&L will show a deferred tax income of
बताएं कितनी? P&L will show a deferred tax income of, बताइए, P&L will show a deferred tax income of 91। और P&L में DTE ले जाएं या DTE की रिवर्सल? DTE की रिवर्सल, इसका नाम अजीब सा है, इनकम, एंड द P&L will show a deferred tax income। भाई ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। इस साल लॉस आया है तो लॉस से रिलेटेड खुशी अभी बुक कर लें, क्योंकि लॉस इस साल आया है, उससे रिलेटेड खुशी अभी बुक करनी पड़ेगी। जैसे खुशियों को नहीं नेट ऑफ टैक्स करते थे, ऐसे गमों को नेट ऑफ टैक्स किया जा रहा है। ये ब्यूटीफुल एग्जांपल है डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ये 0.5 ऐसे ही बता रहा हूं। हमें क्या आ गया है? नुकसान। अब हमने टैक्स तो देना नहीं, लेकिन फ्यूचर में टैक्स तो बचना है ना। वो इस साल कुछ हुआ, इस वजह से बचना है, तो उस खुशी को इसी साल रिकॉर्ड करें। देखें कितना ब्यूटीफुल है। इस साल P&L में इनकम नजर आ रही होगी 91 की, तो लिखें बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के। हाउएवर, अब ये दूसरी साइड लिखते हैं। हाउएवर इफ अच्छा, अब क्या लिख के आए कि फ्यूचर 6 सालों में प्रॉफिट ही नहीं आएंगे और हम कोई डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड ना करें, या इस तरह लिखा है कि अगर फ्यूचर में प्रॉफिट कम आने की उम्मीद है तो उतना डेफर्ड टैक्स एसेट बना लो जितने प्रॉफिट आने की उम्मीद है। पहली वाली बात लिखें, दूसरी वाली बात लिखें, दूसरी वाली लिखा है, बिल्कुल ही नेगेटिव साइड पे ना जाएं। हाउएवर, क्योंकि अगले सालों में हो सकता है कि 20-30 मिलियन 40 मिलियन आ ही जाए अगले 6 सालों में, अंदाजा ही लगाना है ना, और क्या कर सकते हैं। हाउएवर इफ, हाँ एक्सेलेंट, हाउएवर भाई की अंग्रेजी लिख लेते हैं। हाउएवर इफ सम फ्यूचर प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 6 years, then बोलें then deferred tax asset will be created up to the extent of availability of profits। then deferred tax asset will be created up to the extent of, बोलें up to the extent of profits expected in taxable profits, up to the extent of taxable profits expected in future। ओके चलें जी, 1 मिनट लगाएं, इसकी वर्किंग कर लेते हैं, फिर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये इसलिए हमने रखा हुआ था एंड पे, ये सबसे आसान है, क्योंकि ये ताज़ा अभी कर रहे हैं हम क्लास में। मेरे ख्याल से कल की क्लास में ही ये डिस्कशन लॉसेस वाली दोबारा कर लेते हैं सारी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एक। We purchased a factory building for 1200 million in 2022, which was depreciated by 80 million. On 31 दिसंबर 2022, the factory building was revalued to 1260। कॉस्ट कितनी है? 1200। पहले साल डेप्रिशिएट कितनी हुई? रीवैल्यू साल के एंड पे हो रही है या साल के शुरू में? वैसे मैं वर्किंग तो आपको कर ही दूंगा, लेकिन अगर कोई अक्लमंद बंदा है तो वो एग्री करता है मेरे से ये कि ये 1260 ही कैरिंग अमाउंट है, तो ये हम वर्किंग करेंगे। आपको हमारे तो आपको पता है हालात कोई नहीं है, हम वर्किंग करेंगे, लेकिन कैरिंग अमाउंट ये है, क्योंकि ये अब डेप्रिसिएशन तो और होनी नहीं, ये रेंट पे रीवैल्यू हो रहा है। अंडर द टैक्स लॉस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 1200 माइनस 10% ऑफ 1200, 1080 is allowed as tax expense. Sorry, बस under the tax law depreciation at the rate of 10% is allowed as a tax expense, while revaluation will not affect the tax। यानी revaluation की वजह से टैक्स वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, revaluation को टैक्स वाले नहीं मानते। लेकिन आप लोग उस तरह कर लें, कैरिंग अमाउंट डिटेल से निकाल लें,
निकालनी भी चाहिए। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, सरप्लस, P&L, टैक्स, नेट सरप्लस। जी, कॉस्ट 1200। पता नहीं कब खरीदे हैं, ये हमारे साल ही खरीदे हैं वैसे, ये तो पता ही है हमारे साल खरीदे हैं। डेप्रिसिएशन हमारे साल की, ये तो अकाउंटिंग वालों की है ना, 80। ये वैसे वर्किंग होती भी अकाउंटिंग वालों के लिए। बुक वैल्यू 1120, 31 12 22। कैरिंग अमाउंट छोड़ दें बस इसको। रीवैल्यू कब करना है, हमारे साल के शुरू में या एंड पे? हमारे साल के एंड पे। इकतीस 12 22। रीवैल्यूड अमाउंट 1260। सरप्लस जी, तोड़ें। ग्रीन पट्टी, स्काई ब्लू। पता नहीं इतना इजी सवाल क्यों डाल दिया था उसने। ओके, टेक्स्ट बेस की वर्किंग मैंने शो कर दी है। इसके साथ वर्कआउट ना लिखिएगा, उसने फिगर दी हुई है। चलें बहरहाल, डिफरेंस 180 TTD और टैक्स 63। बनाइए डेफर टैक्स का अकाउंट। चलिए, डेफर टैक्स का अकाउंट आपने जो मर्जी बनाया है, मुझे उससे कंसर्न नहीं। पहले इजी मार्क्स ले लें। लिखें द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज 1260 million। However, the tax base is rupees 1080 million. So there will be a taxable temporary difference of rupees 180 million. So balance sheet will show a deferred tax liability of 63 million. So balance sheet will show a deferred tax liability of 63 million. Okay. अच्छा, वही कोई इस चक्कर में था कि क्लास जल्दी ख़त्म हो जानी है, तो क्लास तो अभी 3:32 तक जोहर का टाइम है। कोई जा सकता है अगर किसी की रहती है, ताकि ऑनलाइन ले लें। ऐसी कभी नमाज लेट हो जाए ज़िंदगी में, होनी तो नहीं चाहिए वैसे। तो फिर पहले 4 फ़र्ज़ पढ़ लिया करें, फिर 2 सुन्नत, फिर 4 सुन्नत। ओके, अब मुझे आप ये बता दें कि
ये लिख लिया आप लोगों ने? डेफर टैक्स का टी काउंट DTL बोलें जी, कैरी डाउन कितना है? 63। सही साइड है 63। अच्छा जी, अब करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए भी स्काई ब्लू पट्टी देखनी थी और डेफर टैक्स की वर्किंग करते हुए भी स्काई ब्लू पट्टी देखनी थी। तो स्काई ब्लू पट्टी की एंट्री बोल दें, इसको तो फारिग करें ना। एसेट डेबिट DTL क्रेडिट। वो लोग सच्ची सच्ची हाथ खड़ा करें जिन्होंने ये 49 यहां डाला था, जरा हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने DT बैलेंसिंग निकाल दिया था बारों बार? चलो चेक के रखो काम नो। 3 लोग, 4 लोग। पता नहीं वो किसके लिए लिखवाई जाती है अंग्रेजियां ना। हाथ खड़ा करो, मुझे भी शर्म आ रही है। अब बैलेंसिंग निकाल लें ब्लू मार्कर से। DT, अब यहां से इजी मार्क्स लूज हो जाने थे क्योंकि लोगों ने लिख के आना था P&L में ले जाएं 63, हालांकि P&L में सिर्फ लेके जाने 14। लिखें the profit and loss will show a deferred tax expense of rupees 14 million as calculated। ये वर्किंग नंबर अब पता नहीं कौन सी बन रही है, जो भी बन रही है पता नहीं, इतनी वर्किंग कर ली हैं। एज कैलकुलेटेड डेफर्ड टैक्स टी काउंट या जो भी है, वर्किंग का नंबर दे दें, बेहतर यही है। द P&L विल शो अ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या इनकम। आया नहीं भाई बिलाल? डेफर्ड एक्सपेंस ऑफ रुपीज 14 million। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कुछ डेफर टैक्स चार्ज हुए OCI को। असल में वो मैंने पहले जो एंट्री कराई थी ना, वो क्लास में जरा सारे बच्चों को ऑलरेडी फिर देखेंगे। वो असल में ये कॉन्सेप्ट है कि 140 जाना था सरप्लस, लेकिन गया सरप्लस नेट ऑफ टैक्स 91। तो बेसिकली 49 नेट होके 91 गया, तो 49 P&L में चार्ज नहीं हुआ, 49 चार्ज हो गया है OCI में। छोड़ें इस बात को, बस छोड़ें, सादा सादा सा काम किया करें, ज़्यादा जो सवाल में मुश्किल चीज़ होती है उसको छोड़ दें, अभी फिर कभी कर लेंगे, बस छोड़ें जाएं। 3:30 बजे आपको कहा था मैंने, अब मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे? मैंने